बहुत बहुत स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल एकलव्य स्टडी पॉइंट में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th की सोशोलॉजी। और सोशोलॉजी में हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एपिसोड नंबर है 7। इसमें मैंने 5-6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं और ये सारे क्वेश्चन वो हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर के पेपर में पूछे गए हैं। देखिए, ये जो क्वेश्चन है उदारीकरण, इससे 3 तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं और अलग अलग सालों में। एक बार क्वेश्चन ये आया था कि उदारीकरण से क्या अभिप्राय है और इसे कब अपनाया गया। दूसरी बार क्वेश्चन आया था कि उदारीकरण के लाभ बताइए। और एक बार क्वेश्चन आया हुआ है कि उदारीकरण के क्या हानियां हुई हैं, उदारीकरण के क्या नुकसान हैं। तो अलग अलग तरह से क्वेश्चन आया है, तो मैंने तीनों क्वेश्चन आपको इस वीडियो में रख दिए ताकि आपको अलग अलग वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी इसके लिए। तो देखिए, क्या था कि उदारीकरण का अर्थ क्या होता है, आप इसे समझिए। इसको आप याद करने से ज्यादा समझने पे ध्यान दीजिए। देखिए, मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसका नाम है LPG, यानी लिबरेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, जिसको उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण हिंदी में कहा जाता है। आप उसे सर्च करिए, आपको मिल जाएगा, क्योंकि आपके ये तीनों टॉपिक ही आपके सिलेबस में है, आपको वहां से देख सकते हो फुल। लेकिन आपको यहाँ पे समझा देता हूँ कि आखिर उदारीकरण क्या होता है। देखिए, बात है 1980 के दशक की। देश में चल रही थी बहुत तरह की समस्याएं, कई तरह के आर्थिक संकट थे। अर्थव्यवस्था कहीं ना कहीं मतलब उतनी अच्छी डेवलप नहीं थी। तो ऐसे में जरूरत महसूस हुई कि अपनी अर्थव्यवस्था में सुधार करना है। तो ये जरूरत 1980 के दशक में ही महसूस हो गई थी, क्योंकि 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या हो गई थी। उसके बाद जो नए PM बने थे वो राजीव गांधी बने थे। ठीक है, तो ये पूरी कहानी है। तो इन्होंने क्या करा कि अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारना था। अर्थव्यवस्था खराब क्यों हो रही थी हमारी? क्योंकि हमारे देश में संरक्षणवाद की नीति अपना रखी थी। संरक्षणवाद का मतलब होता है कि हम विदेशी वस्तुओं को खरीदने में ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। बाहर की जो वस्तुएं आती थी, सरकार उस पर टैक्स ज्यादा लगाती थी और वो चीजें जनता को महंगी मिलती थी, तो विदेशी ब्रांड की चीजों को जनता कम लेती थी। और देसी जो उद्योग थे, देश में बनने वाली चीजें जो थी, सरकार उसको प्रमोट करती थी। और उससे क्या होता था, देसी उद्योग बाहर के उद्योगों के मुकाबले उतने हमारे समृद्ध नहीं थे। यानी हमारे यहाँ पे जो बनने वाली वस्तुएं थी वो इतनी अच्छी नहीं थी जितनी बाहर से मिलती थी। तो इस तरह से संरक्षणवाद की नीति से हमारी अर्थव्यवस्था को नुकसान हो रहा था। तो सरकार ने क्या करा, सरकार ने सोचा कि अगर हमें अपना मतलब विकास करना है तो हमें ये संरक्षणवाद छोड़कर विदेशी व्यापार को बढ़ावा देना पड़ेगा, यानी वैश्वीकरण को अपनाना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया जो है वैश्वीकरण को अपना रही है, बहुत आगे जा रही है। तो सरकार ने 1990 के दशक में, हालांकि 1991 के आसपास की बात है, उदारीकरण ये सारी चीजों को अपनाया गया था। तो देखिए, भारत में नई संरक्षणवाद की नीति अपना रखी थी, जिसके तहत भारतीय बाजार में प्रतिस्पर्धा नहीं थी। यानी भारत में जो भी चीजें मिलती थी, अब अपने ब्रांड वगैरह की चीजें ज्यादा खरीदी जाती थी, तो मार्केट में ज्यादा कंपटीशन नहीं था। मान लिया आप बिस्किट खरीदने जाएंगे तो आपको ज्यादा ब्रांड के बिस्किट नहीं मिलेंगे, 2-3 मिलेंगे, या तो आप पार्ले जी लेकर आ जाएंगे या कोई अन्य ब्रांड मिल जाएगा, मतलब आपको कम ब्रांड मिलेंगे। आप मोबाइल खरीदने जाएंगे या XYZ कोई भी चीज खरीदने जाएंगे तो आपको बहुत कम चीजें मिलेंगी। तो यानी कंपटीशन मार्केट में नहीं था। जो भी मतलब कंपनियां थी उनकी तानाशाही चलती थी। वो जैसा मर्जी वैसे प्राइस बढ़ा सकते थे, क्योंकि फीचर अवेलेबल नहीं थे, जैसे मर्जी वैसे रेट पे चीजें दे सकते थे। तो ये चलता था। तो इससे भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास नहीं हो पा रहा था। ऐसे में सरकार ने अपनी नीतियों को उदार किया। उदार का मतलब अपनी नीतियों को चेंज किया, थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश की और विदेश व्यापार को बढ़ावा दिया। विदेश व्यापार को बढ़ावा देने का मतलब है कि बाहर से आने वाली जो चीजें थी उस पर टैक्स जो लेते थे, उसको पहले बहुत ज्यादा होता था, उसको कम कर दिया गया। जब टैक्स कम हो जाएगा तो बाहर की चीजों की कीमतें जो होंगी वो अपने आप ही कम हो जाएंगी, तो वो चीजें मिलने लगी। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूं। जब चाइनीज मोबाइल वगैरह नहीं मिलते थे हमारे देश में, तब कुछ ही ब्रांड मिलते, जैसे नोकिया, सैमसंग वगैरह के कुछ ब्रांड मिलते थे, टाटा वगैरह के फोन, तो वो काफी महंगे होते थे। लेकिन जैसे ही चाइनीज ब्रांड की एंट्री हो गई भारत के अंदर, तो प्राइस अपने आप ही कम हो गए, क्योंकि चाइनीज जो मोबाइल आए थे उनमें उससे आधी कीमत में उससे ज्यादा फीचर दे रहे थे। तो लोग क्या थे, उसकी तरफ भागने लगे। और इससे क्या होता है, मार्केट में कॉम्पिटिशन हो जाता है। ठीक है, मार्केट में जब कॉम्पिटिशन हो जाता है तो फिर अब ऐसे में टाटा और नोकिया को भी अपनी क्वालिटी बढ़ानी थी, वरना वो मार्केट में सर्वाइव ही नहीं कर सकते थे। तो ऐसे में कंपटीशन ज्यादा होगा तो प्राइस कम होंगे, फीचर ज्यादा मिलेंगे, लोगों को सहूलियत होगी। लेकिन इससे फायदा जरूर हुआ हमें उस समय, लेकिन इससे एक नुकसान भी होता है, क्योंकि बाहर की जो चीजें होती है वो प्रमोट हो जाती है और देश के उद्योग जो होते हैं वो धीरे धीरे तबाह होने लग जाते हैं। इसीलिए आज के समय में आप सुनते हो कि चाइनीज आइटम को बाइकआउट करो, चाइनीज आइटम को मत खरीदो। ये बाइकआउट करने की बात इसीलिए हो रही है क्योंकि देश के जो उद्योग है उसको भयंकर नुकसान उठाना पड़ता है। तो ये इसलिए उदारीकरण लाई गई थी नीति। आपको बहुत विस्तार से समझाया मैंने, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा।
आगे देखिए उदारीकरण के लाभ क्या हुए। जब उदारीकरण अपना लिया गया तो उससे विदेशी व्यापार जो था बढ़ गया, क्योंकि बाहर की चीजें जो थी उसमें टैक्स कम कर दिया गया। बाहर की कंपनी को प्रोत्साहित किया गया कि आओ हमारे यहाँ पे इन्वेस्ट करो, हमारे यहाँ पे मतलब अपने यूनिट्स लगाओ और यहाँ पे कंपनियां फैक्ट्री वगैरह लगाओ, जिससे हमें लाभ और रोजगार मिले। और अर्थव्यवस्था को इससे लाभ होने लगा धीरे धीरे। बाजार में कंपटीशन पहले नहीं होता था, लेकिन उदारीकरण जब हो गया, दुनिया भर के ब्रांड हमारे देश में आने लगे, तो उससे क्या हो गया, बाजार में जो कंपटीशन था वो बढ़ गया। जब अब पहले एक ही मोबाइल मिलता था, एक या दो कंपनियों के, अब यहाँ पे 10 कंपनियों के मोबाइल मिल रहे हैं और 10 में आपके सामने ऑप्शन बढ़ गए और सबके अपने अपने फीचर हैं, एक से बढ़कर एक। तो ऐसे में क्या हो गया, आप मतलब समझ गए ना, उदारीकरण जब ऐसा होगा मार्केट में, जब कंपटीशन बढ़ जाएगा तो चीज़ों के प्राइस जो है धीरे धीरे घटने लग जाएंगे, क्वालिटी जो है इंप्रूव होने लग जाएगी। तो इससे ये हुआ, जिसके कारण चीज़ों की कीमतों में गिरावट आई, वस्तुओं की क्वालिटी में सुधार हुआ। और कुछ क्षेत्र जैसे सॉफ्टवेयर, सूचना तकनीकी, फल वगैरह, फल बेचना, इन सब चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा फायदे हो गए, ठीक है, लाभ हुए। अब एक क्वेश्चन आपके पेपर में आया हुआ था कि उदारीकरण की हानियां बताइए। देखिए उदारीकरण क्या है आपको बता दिया, उसके लाभ क्या हुए ये बता दिया, अब इसकी हानि भी हुई है। इससे क्या हुआ, देश के उद्योगों को नुकसान पहुंचा। अपने देश के जो ब्रांड थे, जिसको हम देसी ब्रांड बोलेंगे, वो ब्रांड मतलब एक तरह से कहीं ना कहीं उतना ज़्यादा मतलब फायदे में नहीं पहुंचे, विदेशी ब्रांड को बहुत ज़्यादा फायदा होने लगा, ठीक है। यानी देश के उद्योग धीरे धीरे नष्ट होने लगे और विदेशी उद्योग को फायदा होने लगा। सभी क्षेत्र में इसका पूर्ण लाभ नहीं हुआ। जैसे कुछ सेक्टर है, अभी मैंने क्या बताया आपको यहाँ पे लास्ट वीडियो में, देखो इसमें फायदे में कि सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में फायदा हुआ, सूचना तकनीकी के क्षेत्र में फायदा हुआ, लेकिन बहुत सारे क्षेत्रों में नुकसान हुआ। जैसे ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में, गाड़ियां वगैरह आप देखोगे तो ज़्यादातर विदेशी ही आती हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम अगर आप देखोगे, आप आज की डेट में आप सर्च करो एक बार, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम आप जो भी खरीदते हो मार्केट में, चाहे कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो, तो आपको पता लगेगा वो भारत में नहीं बनती है। वो मेड इन चाइना, मेड इन जापान, मेड इन अमेरिका जो भी होगा, मतलब वो ज़्यादातर सारी बाहर की कंपनियों की चीज़ें होंगी। तो इस तरीके से देखें तो हमें हानि हुई। हमारे जो मतलब जो भी उद्योग थे वो उतने नहीं डेवलप हो पाए जितने कि बाहरी उद्योगों ने हमारे यहाँ पे आके पैसा कमाया। उससे लाभ हमें जरूर हुआ क्योंकि रोजगार हमें मिला होगा उससे, अगर कोई हमारे देश में आकर काम करता है तो, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे उद्योग को इसका नुकसान उठाना पड़ता है और हमें भी इसका नुकसान उठाना पड़ता है, ठीक है। तो ये सब फायदे और नुकसान जो थे आपको याद रखने। एक क्वेश्चन है कि क्षेत्रवाद से आप क्या समझते हैं। आपने पॉलिटिकल साइंस में भी पढ़ा होगा क्षेत्रवाद क्या होता है। देखिए क्षेत्रवाद का अर्थ होता है किसी विशेष क्षेत्रीय पहचान से। जब कोई व्यक्ति किसी क्षेत्रीय विचारधारा से प्रेरित हो जाए और केवल उस क्षेत्र के विकास की बात करे तो वो एक तरह से क्षेत्रवाद वाली भावना कहलाती है। एग्जाम्पल देता हूँ आपको, एग्जाम्पल से समझ में आएगा। मान लीजिए आप रहते हो भारत में किसी भी राज्य में, जैसे कि मान लो आप पंजाब में रहते हो, ठीक है, आपका परिवार पंजाब में रहता है, आप जो भी आपका रोजगार है वो पंजाब में है, तो आप ये सोचोगे कि पंजाब का विकास हो, हर चीज में बस आप पंजाब 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 देखोगे। और बाकी आपको, जैसे हमारे देश में बाकी भी राज्य हैं, अगर आपको बाकी राज्यों से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप केवल और केवल पंजाब के बारे में सोचते हो, तो ये भावना क्षेत्रवाद की भावना कहलाती है। समझ गए। अगर आप ये कहते हो नहीं केवल पंजाब का विकास ना हो बल्कि पूरे देश का विकास हो, बिहार का भी विकास हो, उत्तर प्रदेश का भी विकास हो, महाराष्ट्र का भी विकास हो, केरल का भी विकास हो, तमिलनाडु, मतलब जितने भी राज्य हैं सबका विकास हो, अगर आपके अंदर ऐसी भावना है सबका विकास हो तो ठीक है। लेकिन अगर आपके अंदर केवल ये भावना है जहां पे मैं रहता हूं केवल उसका विकास हो, तो ये क्षेत्रवाद है, ठीक है। आप क्षेत्रवाद आपकी भाषा को लेकर हो सकता है, आपके किसी अन्य विचार को लेकर भी हो सकता है, ठीक है। भावनाएं जो होती है कैसी भी हो सकती हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आया था, पार राष्ट्रीय या बहुराष्ट्रीय निगम बताइए। मान लीजिए मैंने यहाँ पे बहुराष्ट्रीय को कट कर दिया, मान लो मैंने केवल लिख दिया पार राष्ट्रीय निगम बताओ, पार राष्ट्रीय निगम का क्या मतलब है। तो देखिए यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, पार राष्ट्रीय आपको शायद समझ में ना आए, बहुराष्ट्रीय सभी समझते हैं। बहुराष्ट्रीय मतलब जो एक से अधिक राष्ट्र में काम करते हो, कोई भी कंपनी, मान लो दुनिया की कोई भी कंपनी है, दुनिया का कोई भी ब्रांड है, वो क्या है मतलब मान लो कि जैसे कोरिया का ब्रांड है, साउथ कोरिया का, और साउथ कोरिया का एक ब्रांड है जिसका नाम है सैमसंग। तो मान लीजिए ये ब्रांड है, ये जब अपने देश में मैन्युफैक्चर करे, मतलब अपने, जैसे मान लो सैमसंग की कोई भी डिवाइस हो, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो टेलीविजन हो, चाहे वो फ्रिज हो, चाहे वो एसी हो, XYZ कुछ भी हो, मान लो वो अपने देश में कोरिया में मैन्युफैक्चर करके दुनिया भर में बेचता है, तो वो एक अलग कंडीशन है। लेकिन अगर सैमसंग दुनिया के अलग अलग देशों में, एक से अधिक देशों में जाके अपनी फैक्ट्री लगाता है, वहां पे मैन्युफैक्चर करके पूरी दुनिया के देशों में फैलाता है, तो ऐसी कंपनी को हम क्या बोलते हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनी, जो मतलब एक से अधिक देशों में काम करती हो। तो देखिए एक बार इसका मतलब समझिए, एग्जांपल मैंने आपको समझा दिया है।
ऐसी कंपनियां जो एक से अधिक देशों में अपने माल को उत्पादन करती हैं, यानी अपने माल को बनाती हैं और उन्हें बाजार में बेचती हैं, मतलब एक से ज्यादा बाजार में बेचती हैं, तो वो बहुराष्ट्रीय कंपनी कहलाती है। जैसे देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आपने एक ब्रांड सुना होगा लेनोवो, चाइनीज ब्रांड है, चाइना की कंपनी है, ठीक है। इसका मैन्युफैक्चर जो होता है वो अलग अलग देशों में होता है। मान लो जैसे लेनोवो का कोई कंप्यूटर है, पीसी है, तो वो चाइना में भी बनता है, वो किसी अन्य देश में भी बनता है, वो किसी अन्य देश में भी बनता है, वो किसी अन्य देश में भी बनता है, लेकिन बिकता वो दुनिया भर के सभी देशों में है लगभग। यानी कि जब कोई एक देश की कंपनी अपनी यूनिट्स, अपनी जो फैक्ट्रियां वगैरह मैन्युफैक्चरिंग जो है अलग अलग देशों में जाके करके उसको अलग अलग देशों में जाके बेचती है, तो उससे क्या होता है, इसे बोलते हैं मल्टीनेशनल कंपनी या पार राष्ट्रीय कंपनी या बहुराष्ट्रीय कंपनी। इससे क्या होता है, चाइना का फायदा होगा, लेनोवो का फायदा होगा, लेकिन उस देश का भी फायदा होगा जिस देश में वो कंपनी लगाई जाएगी। कैसे, मैं एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे देखिए लेनोवो है, लेनोवो का कोई कंप्यूटर चाइना में बना है, तो वो क्या लिखा रहेगा उसमें, मेड इन चाइना, ठीक है, मेड इन चाइना। लेकिन अगर उसका मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में हुई है तो उसमें क्या लिखा रहेगा, मेड इन इंडिया। अब जब जिसमें मेड इन इंडिया लिखा रहा होगा यानी वो इंडिया में बना है, इंडिया में जब वो फैक्ट्री लगी होगी तो उसमें काम करने वाले जो वर्कर होंगे वो चाइना के थोड़ी ना होंगे, एक दो हो सकते हैं लेकिन सभी थोड़ी ना होंगे। उसके अंदर जो काम करने वाले कर्मचारी होंगे वो इंडिया के ही होंगे, यानी वहां पे लोगों को रोजगार मिला है। अब मान लो कोई दूसरा है, अब यहाँ पे मैंने आपको एक चाइनीज ब्रांड का एग्जांपल दिया है, अगर मैं यहाँ पे आपको किसी फिलिप्स या मान लो मैं सोनी जो जापान की कंपनी है उसका एग्जांपल दूं, तो आप समझ जाना कि मतलब कोई भी कंपनी जो एक से अधिक देशों में अपने वस्तुओं का निर्माण करती है और बाद में विभिन्न देशों में बेच देती है, वो मल्टीनेशनल कंपनी कहलाती है। बहुत ही मतलब एग्जाम्पल के साथ बताया आपको, कोई भी कंपनी आप ले सकते हो XYZ, ठीक है। अब आगे देखिए एक क्वेश्चन हो रहा है, जनसंचार के विभिन्न स्वरूपों बताओ। यानी देखो 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन आया हुआ था, इतना सिंपल क्वेश्चन था कि जो जनसंचार है उसके विभिन्न स्वरूप बताओ। तो बहुत सारे स्वरूप है। सबसे पहले जैसे रेडियो वगैरह बहुत प्रचलित था, फिर बाद में रेडियो में केवल सुन सकते थे, लेकिन टेलीविजन आया, इसमें ऑडियो यानी वीडियो दोनों ही होता है, तो ये उससे ज़्यादा फेमस हो गया। उसके बाद मुद्रण तकनीक भी देख लो, इसमें बहुत सारी चीज़ होती है, जैसे मान लो मैगजीन है, कोई न्यूज़पेपर है, कोई पोस्टर है, या कोई बुक है, या XYZ कोई भी चीज़ हो सकती है, पत्रिका वगैरह। तो ये सारे क्या हैं, ये जनसंचार के विभिन्न स्वरूप होते हैं, ठीक है, आसान है बिल्कुल। और आगे देखिए एक क्वेश्चन है, तालाबंदी हड़ताल से अलग क्यों है। यानी तालाबंदी हड़ताल से अलग है क्यों। हड़ताल क्या होता है, स्ट्राइक क्या होता है। हड़ताल में ये होता है जैसे मान लो कुछ मजदूर हैं, उनको लगता है भाई कंपनी का मालिक उनके साथ सही नहीं कर रहा, कुछ भी गलत पॉलिसी आ रही है, तो उसके खिलाफ वो क्या करते हैं, अपने अधिकारों की मांग के लिए मिल मालिक के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर देते हैं, काम करना बंद कर देते हैं, या फिर मतलब विरोध के साथ काम करते हैं। तो ये तो होती है हड़ताल। लेकिन तालाबंदी हड़ताल का मतलब ये होता है जब मिल का मालिक खुद ही मिल का ताला बंद कर दे, यानी फैक्ट्री वगैरह उसकी कंपनी है उसका ताला बंद कर दे और बोल दे भाई कोई मजदूर इसके अंदर ही नहीं जाएगा, मेरी मर्जी, जब मेरी कंपनी है मैं जब खोलूं, मेरी मर्जी है मैं जब इसमें जिसको मर्जी उसको काम पे रखूं, और मजदूरों को बोल दे भाई तुम्हें काम पे आने की जरूरत नहीं। इस तरीके से अगर फिर वो विरोध करें तो इसे ऐसी हड़ताल को तालाबंदी हड़ताल कहा जाता है, जिसमें मतलब उनको आने से ही रोक दिया जाता है मालिक के जरिए। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। तो ये वो क्वेश्चन है जो आपके पेपर में आए हुए हैं। बहुत ही आसान था, हर एक क्वेश्चन बहुत आसान था, बहुत ज्यादा डीप समझाया आपको। 2-2 नंबर के, 4-4 नंबर, 5-5 नंबर, जितने भी आपके क्वेश्चन आते हैं सभी तरह के क्वेश्चन मैंने यहाँ पे रखे हैं। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।